हम अक्सर कहते हैं घर हमारी सबसे सुरक्षित जगह है ना? लेकिन क्या होगा अगर आप अपने ही कमरे में, अपनी ही चारदीवारी के बीच ये महसूस करें कि आप अकेले नहीं हैं? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये सच बात है। बात है 14 नवंबर 2024। पुणे का एक पॉश इलाका, कोरेगांव पार्क। रात के 2:14 हो रहे थे। माया, जो कि एक 24 साल की लड़की है, वो उस रात सो नहीं पाई थी। उसे अपने कमरे के एक कोने में, जहाँ पर अंधेरा था, वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ था। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है माया की। माया एक 24 साल की लड़की थी, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, पुणे में रहती थी। उसका अपार्टमेंट कोरेगांव में स्थित था। माया पिछले ही हफ्ते नागपुर से पुणे शिफ्ट हुई थी, और जिस दिन से वो उस अपार्टमेंट में आई थी, उसी दिन से उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जो पानी का गिलास उसके साइड में रखा हुआ है, उसमें लहरें उठ रही हैं। कॉफी मग जो किचन में रहता था, वो उसे दिख रहा है कि उसके टेबल पर रखा हुआ है। रात में सोते समय जिस अलमारी को वो बंद करके सोती थी, उसे हमेशा दिखता था कि सुबह में वो अलमारी खुली हुई है। उसके कपड़े बिखरे हुए हैं। अचानक से कभी आरओ की टोटी अपने आप चालू हो जाती थी और ऐसा लग रहा था कि पानी बेसिन में गिर रहा है। माया अंदर ही अंदर डरती जा रही थी, लेकिन वो ये सारी बातें किसी से कह नहीं पा रही थी, और कहती भी किससे? कौन उसकी बात मानता? क्या वो ये कहती कि वो जहाँ पर बैठी है, उसके पानी के गिलास में लहरें उठ रही हैं, कॉफी मग इधर उधर रहता है, उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है? लोग उसे पागल मानते, कोई भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। माया अपने अंदर इस डर को समेटे हुए उस अपार्टमेंट के कमरे में रह रही थी। लेकिन उस रात जो हुआ, उसके बाद माया ने यह फैसला किया, वो किसी न किसी से ये बात जरूर बताएगी। उस रात वो अपने ऑफिस के एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। अगली सुबह उसकी मीटिंग थी। पीपीटी बनाते बनाते उसे काफी रात हो गई थी। लगभग रात के 2 बज गए थे। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में जो अलमारी रखी हुई है, उस कोने में अंधेरा था, और वहां पर उसे महसूस हुआ कि कोई खड़ा है। माया की नजर अचानक उस तरफ गई। माया ने अपने आप को समझाते हुए ये कहा कि शायद पर्दा हिला है, और दोबारा अपनी पीपीटी बनाने लगी। इस घटना के बाद अब माया का दिल अंदर से डर चुका था। उसका ध्यान अब पीपीटी बनाने पर नहीं था। वो तुरंत अपना लैपटॉप बंद करती है और अपने बिस्तर पर चली जाती है। चद्दर तानकर सोने की कोशिश करती है, और तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो चद्दर के अंदर से देख पा रही थी कोई परछाई ठीक उसके सर के पीछे खड़ी है। वो डर के मारे अपना चद्दर नहीं हटा पा रही थी। उसके बाद अचानक उसे फील होता है कि उसके कानों के पास किसी ने जोर से सांस ली है। ये पल सबसे डरावना था। माया लाख चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाई, और एक जोर की चिल्लाहट उसके गले से अपने आप निकल गई। माया अपने बिस्तर से खड़ी हुई और उसने कमरे की लाइट ऑन की।
कमरे में कुछ नहीं था। कमरा एज इट इज जैसा पहले था वैसा ही था, लेकिन माया जो पूरी तरह से डर चुकी थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि कमरे में कोई नहीं था। जैसे तैसे सुबह होती है। सुबह होते ही वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। उस साइकियाट्रिस्ट का नाम था डॉक्टर समीर। माया अपने साथ हुई इस घटना के बारे में डॉक्टर समीर को एक एक चीज एक्सप्लेन कर देती है। डॉक्टर समीर माया से कहते हैं, माया, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तुम जो भी अपने कमरे में महसूस कर रही हो वो एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है। मतलब तुम्हें मेंटल हरासमेंट हो गई है, जिसकी वजह से तुम ये चीज़ें महसूस कर पा रही हो। लेकिन माया का दिल डॉक्टर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर समीर माया से कहते हैं, इन मेडिसिन्स को 1 हफ्ते के लिए चालू रखो, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तुम्हें वो ठीक हो जाएंगी। माया बुझे हुए मन से वो मेडिसिन की पर्ची लेती है और दवाइयाँ लेकर अपने घर चली जाती है। उसी शाम रात 8 बजे जब डॉक्टर समीर अपनी केबिन में बैठे हुए थे, उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। उन्हें ऐसा लगा कि उनके कंधे पर किसी ने अचानक से हाथ रखा है। वो साइड मुड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसके बाद माया जिस कुर्सी पर बैठी हुई थी, जस्ट उसके पीछे वाली दीवार पर उन्हें दिखाई दे रहा था कोई काले कलर का धब्बा दीवार से उभर कर बाहर आ रहा है। अगले ही पल उनके केबिन की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकी थी और जब लाइट आई तो वो देखते हैं कि उनकी फोटो जो उस केबिन में लगी हुई थी वो उल्टी हो गई है। जिस डॉक्टर समीर ने अभी अभी माया से कहा था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, अब वो डॉक्टर समीर खुद भूत प्रेत होने की आशंका कर रहे थे। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालते हैं और अपने जानने वाले एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कॉल लगाते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर से बताते हैं कि इस तरीके की घटनाएं अभी अभी उनके साथ उनके केबिन में हुई है। लगभग 1 घंटे के बाद वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिसका नाम अजय था, वो डॉक्टर समीर के केबिन में पहुंचता है। वो इन्वेस्टिगेटर जैसे ही केबिन में घुसता है, उसे कुछ अजीब सी सड़ी हुई महक आती है जो डॉक्टर समीर को नहीं आ रही थी। इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर समीर से पूछता है, क्या आपको कुछ महक रहा है, कुछ गंदा सा? डॉक्टर समीर कहते हैं, नहीं, मुझे तो ये जो फ्रेगनेंस का पाउच लगा हुआ है उसी की गंध आ रही है। इन्वेस्टिगेटर समझ गया था जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। वो डॉक्टर समीर से कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर समीर बाहर जाते हैं। अजय क्लिनिक का दरवाज़ा बंद करता है, सारी बड़ी लाइटों को ऑफ कर देता है, जस्ट एक नाइट बल्ब ऑन रखता है और निकालता है अपना ईएमएफ मीटर। ईएमएफ मीटर ऑन करते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा था, मानो ईएमएफ मीटर पागल हो गया हो। उसमें जोर जोर से तरंगे उठ रही थी और उस दीवार पर जो काला धब्बा बना हुआ था, अजय उस धब्बे को भी देखता है। वो धब्बा बाहर से नहीं बना था, वो धब्बा दीवार के अंदर की तरफ से उभरा हुआ था। उस इन्वेस्टिगेटर के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो मन ही मन सोचता है कि आज से पहले कभी भी उसने इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं की है। निश्चित तौर पर ये जो भी एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी भरी हुई है। वो इन्वेस्टिगेटर हिम्मत करके एक बार पूछता है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? ईएमएफ रिकॉर्डर पर एक फ्रीक्वेंसी बार बार हिट कर रही थी
जिसे वो इन्वेस्टिगेटर समझने की कोशिश करता है और उसे समझ में आता है कि उस फ्रीक्वेंसी में जो चीज़ बार बार रिकॉर्ड हो रही है वो चीज़ है, वो वर्ड है देर, यानी लेट। इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर समीर को अंदर बुलाता है और वो बताता है यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, कोई नेगेटिव एनर्जी निश्चित तौर पर इस केबिन में अवेलेबल है। डॉक्टर समीर इन्वेस्टिगेटर से कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले एक माया नाम की लड़की यहाँ पर आई थी और उसने भी अपने साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात कही थी। वो इन्वेस्टिगेटर उनसे कहता है कि उसके ईएमएफ मीटर पर एक फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हुई है, एक वर्ड रिकॉर्ड हुआ है और बार बार वो वर्ड रिपीट हो रहा है और वो वर्ड है देर। तभी डॉक्टर समीर को याद आता है कि माया भी उनसे किसी डायरी का जिक्र कर रही थी और उस डायरी में हजारों जगह पर देर लिखा हुआ था। वो डायरी माया की नहीं थी, वो डायरी पहले से उस कमरे में रखी हुई थी जिसे माया ने एक बार पढ़ा था। इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर समीर से कहता है कि हो ना हो ये निगेटिव एनर्जी उसी माया के थ्रू आपके केबिन में पहुंची है। अगर आप चाहते हैं कि इस निगेटिव एनर्जी को कैद किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो हमें माया से मिलना होगा। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। डॉक्टर समीर माया को कॉल लगाते हैं और वो माया से कहते हैं कि माया, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेकर तुम्हारे रूम पर आना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो हम आते हैं। माया पहले से ही डरी हुई थी, उसने बिना कुछ सोचे डॉक्टर साहब को हाँ कह दिया और अगले 15 मिनट में डॉक्टर और वो इन्वेस्टिगेटर दोनों माया के रूम में पहुंचते हैं और वहाँ भी उस इन्वेस्टिगेटर को वही बदबू जो उस केबिन में आ रही थी महसूस होती है। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तुरंत भांप जाता है, हो ना हो डॉक्टर के केबिन में जो निगेटिव एनर्जी थी वही निगेटिव एनर्जी माया के रूम में भी है। वो दोबारा अपना ईएमएफ मीटर बाहर निकालता है, माया और डॉक्टर से कहता है आप थोड़ी देर के लिए शांत बेड पर बैठिए, मैं चेक करता हूँ। लगभग 5 मिनट बीत चुके थे, ईएमएफ मीटर पर कोई हरकत नहीं हो रही थी। इन्वेस्टिगेटर माया से कहता है माया, तुम्हारे पास कोई डायरी थी जिसे तुम डॉक्टर साहब को बता रही थी। माया तुरंत वो डायरी इन्वेस्टिगेटर के हाथ में रख देती है। इन्वेस्टिगेटर जैसे ही उस डायरी का पहला पन्ना उलटता है, ईएमएफ मीटर में हरकत होने लगती है, मानो ईएमएफ मीटर पागल हो गया हो। लगातार बीपिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई निगेटिव एनर्जी ईएमएफ मीटर के अंदर घुस गई हो। इन्वेस्टिगेटर, माया और डॉक्टर ये तीनों आंखें फाड़कर उस ईएमएफ मीटर को देख रहे थे और अपने कदम पीछे हटाते जा रहे थे। इन्वेस्टिगेटर उनसे कहता है कि अभी थोड़ी देर हमें इस रूम से बाहर निकलना होगा। तुरंत तीनों उस रूम से बाहर निकलते हैं। रूम से बाहर निकलने के बाद माहौल नॉर्मल था। इन्वेस्टिगेटर उस डायरी का आखिरी पन्ना पलटता है और उस पर लिखा हुआ था कि अभी मैं मर नहीं सकता, अभी तो मैं देर तक सोया भी नहीं। इसका क्या मतलब था? ये बात तीनों के दिमाग में घर कर गई थी। कमरे के बाहर हलचल होता देख उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड माया के रूम पर पहुंचते हैं, पूछते हैं क्या बात है। माया उनसे कहती है कि कमरे में कुछ अजीब लग रहा है। सिक्योरिटी गार्ड पूछते हैं ये दोनों लोग कौन हैं। माया उनसे कहती है ये डॉक्टर साहब हैं और ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का नाम सुनते ही वो सिक्योरिटी गार्ड उसे
घूरने लगता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो गार्ड काफ़ी दिनों से उसी अपार्टमेंट के नीचे काम करता था। उसे उस रूम का इतिहास पता था। वो गार्ड इन्वेस्टिगेटर को बताता है, इस रूम में आज से लगभग 5 साल पहले एक आदमी मृत पाया गया था, और इस रूम में जब भी कोई नया आदमी आता है वो ज़्यादा दिन तक यहाँ टिकता नहीं है। उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होने लगता है, और शायद इन मैडम के साथ भी यही हो रहा होगा, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। तीनों सिक्योरिटी गार्ड की तरफ चौंक कर देखते हैं। माया सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर हामी भरती है, कहती है, हाँ सही बात है। वो इन्वेस्टिगेटर सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, क्या हुआ था, क्या कारण था? गार्ड उसको बताता है कि इस फ्लैट में जो आदमी रहता था उसके बीवी और बच्चे दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद वो थोड़ा पागल सा हो गया था। वो दिन भर एक डायरी लेकर बैठा रहता था और कुछ न कुछ लिखता रहता था। और एक दिन अचानक उस कमरे में मृत पाया गया, जिसके बाद उसके छोटे भाई ने ये अपार्टमेंट मैनेजमेंट को सेल कर दिया। और अब जब भी कोई इस कमरे में रहने आता है तो उस आदमी की आत्मा उस व्यक्ति को डराती है। बेहतर होगा कि ये मैडम इस रूम को छोड़कर चली जाए। देखते ही देखते रात के 1:30 बज चुके थे। माया उसी रात अपना बैग और बैगेज पैक करने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड, इन्वेस्टिगेटर और वो डॉक्टर, वो तीनों भी उसकी मदद करते हैं। जब वो बैग पैक कर रहे थे तो कमरे की लाइटें झपक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो निगेटिव एनर्जी माया को उस रूम से जाने देना नहीं चाहती है। उस कमरे में छोटी छोटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने आप हो रही थी। कभी कोई कप गिर रहा था, कभी अलमारी के अंदर खुरचने की आवाज़ आ रही थी, कभी बेड के ऊपर पड़ा हुआ ब्लैंकेट इधर उधर हो रहा था। उन चारों को डर तो लग रहा था, लेकिन जल्द से जल्द वहाँ से निकलना भी था। आधे घंटे के अंदर अंदर माया अपना सब कुछ समेट चुकी थी और अब वो चारों उस कमरे से निकलने के लिए तैयार थे। और तभी उस कमरे का दरवाज़ा अचानक से फटाक बोल के बंद हो जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उस इन्वेस्टिगेटर ने एक डिवाइन माला जो उसके हाथ में थी उसे ले जाकर दरवाजे के पास सटाया और उसके बाद दरवाजे को खोला। दरवाज़ा बहुत ईजिली खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही वो चारों तेज़ी के साथ उस कमरे से निकले और बिना रुके लिफ्ट में घुसे और नीचे उतर गए। जैसे तैसे वो रात तो बीत गई, लेकिन उसके बाद भी उस नेगेटिव एनर्जी ने डॉक्टर समीर का पीछा नहीं छोड़ा। वो हमेशा अपने क्लिनिक में अजीब घटनाएं महसूस करते रहते थे। एक हफ्ते के बाद उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर समीर को दी और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, ये निगेटिव एनर्जी कहीं भी जा नहीं सकती, ये बस अपना मेज़बान बदलती है, अपना होस्ट बदलती है। इसका मतलब ये एक आदमी का पीछा छोड़ती है तो दूसरे आदमी के पीछे लग जाती है। उस नेगेटिव एनर्जी ने माया का पीछा छोड़ दिया था और वो अब डॉक्टर समीर के पीछे लगा हुआ था। डॉक्टर समीर अपना क्लिनिक उस जगह पर बंद कर देते हैं और दूसरी जगह बाकायदा पूजा पाठ करा के अपना क्लिनिक शुरू करते हैं। और आज भी उस अपार्टमेंट का वो रूम और उस डॉक्टर का वो क्लिनिक बंद है। शायद वो निगेटिव एनर्जी इन दोनों जगहों के बीच घूम रही है और इंतज़ार कर रही है किसी नए
मेजबान का। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको अपने ही कमरे के अंदर किसी और के होने की मौजूदगी का एहसास हुआ हो? अगर हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे किसी और भूतिया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।